हाल की एंटी इनकम्बेंसी की जरा भी चिंता है आपको? जी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी एक फिनोमिनन है जो हर नेता, हर सरकार ने देखी है, झेली है। देखिए, हम गुजरात में भी 90 से लगातार जीत रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमने कई बार सरकार बनाई। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी 3 बार लगातार जीते। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार जीते हैं। आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर, जो हमें परंपरागत राज्य नहीं थे, वहां पर भी 2-2 बार हम जीत कर आए हैं। इसका मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सुशासन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं, इसमें भारत के लगभग लगभग हर गरीब को घर, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, शौचालय, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा और 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इससे इस देश के 60 करोड़ गरीब, मतलब इस देश का लगभग लगभग 50% से ज्यादा मतदाता लाभान्वित भी हुआ है। इसका एम्पावरमेंट भी हुआ है और बड़ी आशा के साथ आगे के रास्ते को आशा की दृष्टि से एनडीए की सरकारों की ओर देख रहा है। लेकिन विपक्ष इसे कहता है कि आप रिश्वत दे रहे हैं। ये जो कास्ट सिस्टम बिहार में देखा जाता है और कहा जाता है, इसकी बहुत चर्चा होती है, और आपने कहा है कि विपक्ष अपना MY फॉर्मूला पे चल रहा है। आपका भी तो एक MK फॉर्मूला है, महिला और किसान फॉर्मूला, और इसमें आप 10-10 हजार चुनाव से पहले अगर देते हैं तो ये रिश्वत नहीं है? देखिए, महिला, युवा, किसान एक कास्ट का फॉर्मूला नहीं है। ये डिप्राइव वर्ग को एम्पावर करने का एक फॉर्मूला है और वो चुनावी फॉर्मूला नहीं है, वो सोशल फॉर्मूला है। लेकिन आपका कहना है कि 60 करोड़ फिर गरीब हैं क्या इस देश में? गरीब की किताबी व्याख्या पर आप मत जाइए। अगर एक आदमी मेहनत कश इंसान है और गरीबी की रेखा की व्याख्या के ज्यादा भी कुछ कमा लेता है, और अगर अभी और 2 पीढ़ी इसका पूरा खर्चा घर, बिजली, गैस, शौचालय और रोजगारी में जाना है, तो हर सरकार का दायित्व है कि इसको एम्पावर करे और वो जो कमाई करता है उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर कर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। अब वो परिवार को स्कूटी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, घर के अंदर छोटा सा हीटर भी चाहिए। क्या आपत्ति हो सकता है इसमें? मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत एम्फसिस दिया है आपकी स्कीम्स के ऊपर, क्या ये फ्रीबीज नहीं है? ना जी, क्यों? जरा भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपने 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया, ये 10,000 रुपया फ्रीबीज नहीं है, ये सीड मनी है, पूंजी है। अब इसमें से महिलाओं के समूह बनेंगे और अलग छोटे 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 अपने उपक्रम शुरू करेंगे, जो कुटीर उद्योग होंगे, गृह उद्योग होंगे। इसके मार्केटिंग के लिए एक तहसील लेवल पर एक कोऑपरेटिव बनेगी, जिला लेवल पर बनेगी और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बनेगी। तो ये जो अभी 10,000 रुपया दिया है, वो सारी महिलाएं, 25 महिलाएं इकट्ठा कर कर इसको पूंजी के रूप में बैंक में डालकर इस पर लोन लेकर आने वाले दिनों में अपना गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करेगा। आपको लगता है कि ये SIR एक्सरसाइज चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव है वहां होनी चाहिए? देखिए, SIR सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है। जहां चुनाव 2025 और 26 में है, वहां पर अभी हो रहा है, 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, और 27 में जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, 27 में वहां पर होगा।
अमित शाह जी, मैंने बिहार में देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये तमाम काम हुए हैं, लेकिन आज भी दो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो पलायन का मुद्दा, बिहार छोड़ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर इंडस्ट्री कभी लगी एक नहीं, ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, इसके कारण पलायन पलायन है। होता है। हमने विगत 11 सालों में, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नीतीश जी को मदद नहीं करती थी, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नाविका जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग लगभग 7 करोड़ मानव दिन का रोजगारी का निर्माण किया है। ये 20 साल में नीतीश जी ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, और 11 साल में डबल इंजन की सरकार का उपयोग कर कर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करा है। बंगाल का चुनाव आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा और चैलेंज? पर्सनली कुछ नहीं होता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम चाहते हैं, हम सभी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं, और देश की जनता का अधिकांश हिस्सा चाहता है कि यह सरहदी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस देश में घुसपैठ रुके, और कानून और व्यवस्था और देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो। Since elections, this is the first time a congressman has agreed to speak with me. मनीष तिवारी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। All our memories of Purab or Paschim, Manoj Kumar came alive with that one tweet that you made, and it tagged a story which said Manish Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears, and what really happened behind the scenes? ऐसा है नविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई, और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे, और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला। तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसमें कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी। देखिए नविका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं, और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूँ कि जिस तरह का हमला, और अगर आप उसकी तय में उसे थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 अप्रैल 2025 को जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की एक बैठक में भाषण दिया। उस भाषण के एक हफ्ते बाद पहलगाम में, बैसरान में आतंकी हमला होता है, जहां धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके शहीद किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस था? और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की 7 से 10 मई 2025 के बीच, वो कार्रवाई क्यों की गई, वो क्यों ज़रूरी थी, इसके पीछे जो इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद प्रेरित करता रहा है, बहुत लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा जाए।
और ये सारी बातें उसमें इररिलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रखनी ज़रूरी है। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई परहेज? अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them? देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ, और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे एनडीए भाजपा की रही हो, यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, इससे उनको निपटना पड़ा है। आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुओं को पूछ के मारा गया, ये शब्द कांग्रेस के मुंह से निकलते क्यों नहीं है? आप क्या कहते हैं, जब अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ, उसका आप अगर प्रस्ताव पढ़िए तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, जहां पे धर्म के आधार पे हिंदुओं को चिन्हित किया गया, उसका सीधा सीधा उसमें उल्लेख है। क्या फैक्ट को फैक्ट कहना कांग्रेस के लिए एक पाबंदी है, कहीं पर एक रेड लाइन है, कहीं पर? यह सवाल उठता है। और मैं इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपके मन में कहीं कोई शक, कोई शुभा, कोई डाउट है कि ये पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था? जहां तक मेरा सवाल है, मेरा सदा ये मानना रहा है कि ये जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, इसकी जड़ पाकिस्तान है। पंजाब में 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के और प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ता आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए, जम्मू कश्मीर में, भारत के उत्तर पूर्व में। तो आतंकवाद का दर्द कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा और कौन जानता है। और इसलिए जब देश की बात आती है और जब देश के ऊपर कोई आघात होता है, तो दलगत सियासत से ऊपर उठकर और जो भी हमारी अंदरूनी एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं, उनको एक तरफ रखते हुए सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। योगी जी, मंच पर आपका स्वागत है। तो जनता जनार्दन का जो फैसला है वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्या ये आस्था की कहीं ना कहीं मध्यम होने की बात थी? क्या हुआ? देखिए, एक तात्कालिक रूप से किसी झूठ का सहारा लेकर के व्यक्ति कुछ देर के लिए तात्कालिक सफलता भले ही प्राप्त कर सकता हो। जैसे होता है ना, लोग अफवाह फैला करके कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही इन लोगों ने तमाम प्रकार के झूठ और फरेब का सहारा लिया था।
ये लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत के संविधान का आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने नई संसद में संविधान की प्रति अपने सिर में ले जाकर के स्थापित करने का काम किया। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जीत के लिए माना जाता है कि आपका एक नारा था जिसने जोड़ के रख दिया, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा नारा नहीं, हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी उस पूरे कैंपेन में भाग लिए थे, लेकिन ये पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन उपलब्धियों के साथ साथ आम जनमानस को इंडी गठबंधन की वास्तविकता का पता लग गया था, तो इसलिए उन्होंने उनको जवाब भी दिया। और इसलिए आपने देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दिग्गज इंडी गठबंधन के सब धराशायी होते हुए गए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इनको माफ करेगी। संभल में बिजली का जो आपने किया वो उपभोक्ताओं के साथ न्याय था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो थाना बना वहां पर, जो ओवैसी जी कहते हैं कि वक्फ के जमीन पर बना है, और वहां की मंदिर की सच्चाई कितनी दूर तक लेकर जाएंगे? भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है उनमें पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के और उसके उपरांत बने हुए 18 पुराण हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं, जिन्होंने आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। उन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संभल नगरी वही है जो पुराण उल्लेख करता है, और परंपरा के साथ भी लोग वहां इस बात के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं या कोई व्यक्ति कह रहा है, परंपरागत लोगों की आस्था वहां पर है और ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती भी है। तो अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे, और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें संशोधन समय की आवश्यकता है। ओवैसी ये धमकी न दें। मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वे जमीनें सुरक्षित भी होंगी, प्रॉपर्टी सुरक्षित भी होंगी, और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करने से उसमें नियंत्रण भी होगा। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद। कुछ समय बाद, लेकिन सवाल है कि जैसे ही पटना में लैंड करो, आपने आंधी मचाई हुई है। चक्कर क्या? ना आप किसी नेता को बैठने दे रहे हो, ना जनता को बैठने दे रहे हो। जहां देखो पीके पीके पीके। और सोशल मीडिया अगर देख लें, रील्स वगैरह देख लें, तो 90% उसमें पीके नजर आते हैं। ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है, और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में
जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया है। जो मुद्दा समाज का लोगों का था उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए, जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है कहाँ ये मुद्दा जो है? कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी तो है। ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपने कम से कम 8-10 ऐसे नेताओं को पावर में एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आप लेकर आए हैं। मदद करिए, जितने में मदद करिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, कई लोगों को है जी। लेकिन लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। तो उस तरह से तो आप किसी को भी पॉलिटिकल स्टार्टअप मान सकते हैं। आप असम में प्रफुल्ल महंतो एजीपी, उसको भी पॉलिटिकल स्टार्टअप मान लीजिए। वो भी आंदोलन से शुरू हुआ, जेल में से जीत गए पूरा असम। आप उसको पॉलिटिकल स्टार्टअप क्यों नहीं मानते हैं? आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है? आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं, भारत में कुछ था ही नहीं, जैसे भाजपा वाले बताते हैं और आप लोग भी कभी कभी उसको ऐड करते हैं। अरे भाई, विकास और प्रयास, स्ट्रैटेजी तो आपने बनाई। विकास और प्रयास ये सतत प्रक्रिया है। हर दौर हर काल खंड में लोग आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने अपने तरह से कोशिश करी है। बिहार में पिछले 40-45 साल में ऐसा कुछ प्रयास नहीं हुआ। वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। जिस दौर में आप एडवाइजर टू नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप ये कई लोगों को भ्रम है। हमने मदद नीतीश कुमार की नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने में कंधा लगाया और उस कैंपेन में लालू जी का कहीं एक पोस्टर भी नहीं लगा था। तेजस्वी यादव तो थे ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2,500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। कम नहीं आंक रहे आप उन्हें? अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। आप बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं गुने 2,500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। चिदंबरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। अगर पी चिदंबरम कैमरे पर यह कह दें कि बिहार में यह संभव है कि हर महिला को, मतलब 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपए, और 6 करोड़ महिला में 18 से कम वाली महिला को हटा दीजिए, 4.5 करोड़ महिला को 2,500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा? अगर पी चिदंबरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। ये इतने झूठे लोग हैं। यहां बताइए, राहुल गांधी आकर कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये दे देंगे। मेरे भाई कैसे दे दोगे? बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां सैलरी देने का पैसा नहीं है, तुम कह रहे हो 2,500 रुपये हर महिला को दे देंगे। इस चुनाव में किंग के किंग मेकर बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। पीके और पीके पांडे। मेरा नाम प्रशांत किशोर है।
पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटजिस्ट ही हूं, स्ट्रेटजी बना रहा हूं और नेता नहीं है, बेटा नेता नहीं है। ये भी एक फ्रॉड है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं बिहार का। ये नेता भाई स्ट्रेटजी तो बना रहा हूं, स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि बिहार के बच्चों को कैसे जिताया जाए, स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि बिहार से गरीबी कैसे खत्म हो, स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है उसको कैसे सुधारा जाए। You've had all the troll armies actually surrendering to you, Finance Minister Nirmala Sitharaman. So how does that feel? Because the GST reforms that were announced by you just 48 hours ago have given a sigh of relief to the middle classes and brought in a lot of festive cheer. How does it feel to become the darling of the troll armies? This story needs to be told and retold and spoken about, not just in studios, not just in clubs where we sit or in friends' places. This story will have to be said in gully, mohalla, nukkad, anywhere. And this is going to impact on his life. There have been very severe criticism, attack, sometimes well understood, and then, sometimes understanding the implication of prevailing GST and trolling, or some other times without understanding how the GST structure works, trolling. The GST reforms were long overdue. Was there pressure on you, and were you working with that weight on your mind? No. There was a pressure anywhere. I didn't allow it to enter into my scheme of things. But of course, the lessons and also the suggestions which have been coming, I've been quite seriously taking them on and seeing if I can address them. And that is where this exercise was not just a little, tweak here, little tweak there. It was a comprehensive, like dredging a reservoir, taking all the old sand, old muck out and trying to give it a fresh lease of life. राहुल गांधी को आप क्या कहेंगे और कांग्रेस पार्टी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि रिफॉर्म्स 8 साल टू लेट आए हैं। ये पहले आने चाहिए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आपको ये एडवाइस 2016 में दी थी कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो है ये सही नहीं। In a way, the opposition party is conceding that the reform has happened and happened in a big way. They should be gracious enough to say it rather than couch it in so many words. That's a plain and simple expectation. But if they are saying, we've been saying this, leader of the opposition has been saying this, you've yielded to it, I wonder why he doesn't tell when their own government was in power. Why didn't he advise them then? Arey, reform le aao. So the Congress party is saying सरकार आपकी, सिस्टम उनका चल रहा है, क्योंकि आप जो वो सजेस्ट करते हैं आप वही करती हैं। यही बोल रहे हैं ना, भारत देश में जब if there is a leader like Prime Minister Modi, there are opinions being heard and we execute a lot of things for the will of the people. Whereas that comment is never available for their own governments, whether in the states or when they are in the union government. So they should make up their mind whether they want to be joining in forces to take credit, but be gracious while doing that, rather than act smart to say, it's my advice that you followed. Give that advice to your states. Eventually, if we think that we sitting in the opposition are driving the country, I'm sorry, there are times they've driven almost towards chaos, which because there's a responsible ruling dispensation across states, the country is still on, as you say in Hindi, patri mein ja rahi hai. As a finance minister, do you worry every morning when you wake up कि आज what will be the tweet from President Donald Trump? What is he going to say today? Is that something now
that you and other ministers in the government worry about when they wake up every morning? Because till yesterday, we were crying about the 50% tariffs. Yesterday, the statement came that President Trump said we have lost India and Russia to China. And today he says he has a deep friendship with Prime Minister Modi and they will sort out things, and Prime Minister Modi has responded. As long as you have a leader who can put the nation first, irrespective of what happens anywhere in any part of the world, it will be handled with maturity, with high degree of responsibility towards one's own nation's well-being. So with that, there's nothing for me to worry every morning. So Nirmala Tai, like Mary Poppins, has more stuff in her bag which is going to keep coming out. Tax reforms in February budget, GST reforms now. 12 lakh income tax rahat. 12 lakh, बिल्कुल. किसी ने तो मीम ये भी बनाया. एक तरफ इंदिरा गांधी जहां 12 लाख पर टैक्स 11 लाख किसी ने डाला है और आपको 12 लाख पर जीरो टैक्स. जैसे मैंने पहले कहा, मैंने देखा नहीं. I will spend some time and have a look at these. Mr. Piyush Goyal, thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Pleasure to have you. And the GST reforms, the BJP has said they came within 20 days of the Prime Minister's announcement from the ramparts of the Red Fort. But the Congress party says you're 8 years too late. How do you look at it? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं. I think Prime Minister Narendra Modi over the last 11 years has very patiently, consistently and in a very systematic manner taken the economy from very low levels that the Congress had left behind, a fragile 5 economy, to the world's top 5, soon to become the 3rd largest in the world, through a very, very calibrated approach. But many people have said that the entire GST system, the number of slabs that were there, was a very complicated system. It was supposed to be one nation, one tax. It became, as Kharge ji has pointed out, it became something like one nation, 9 taxes. Do you think these reforms which have come could have come earlier to simplify both the lives of the common man as well as the MSME sector? I think Kharge ji ho, Rahul ji ho, they don't realize what GST had replaced in 2016-17. At that time, there were a plethora of taxes, levies and duties, more than 35-40 of them. And the aggregate value of the various taxes was at different levels. We had to ensure revenue stability, revenue continuity, and in hindsight, it's very easy to say this should have been done earlier. But the fact is, when it was done, a consensus was forged, and not an easy consensus. Congress couldn't do it in 10 years. But Arun Jaitley ji, under Prime Minister Modi ji's guidance, achieved what was considered impossible. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है. ये सारी चीजें जीएसटी उन्होंने सोची थी, आपने लागू की. मैं पूछना चाहती हूँ, वाकई सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है? एक प्रकार से राहुल गांधी जी अपनी नाकामियों के बारे में खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राज जब इतने वर्षों तक चली, उन्होंने तो बजाय उनकी सरकार के पारित किए ऑर्डिनेंस को आप मीडिया के सामने फाड़ के अपने खुद के प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती करना, उसके अलावा तो उन्होंने कोई अचीवमेंट देश के सामने रखा ही नहीं है. तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जो नहीं कर पाए उसको आज एक कवच में डाल के कोशिश करते हैं बताने की कि हमारी सोच थी, वो सोचते रह गए. मोदी जी करने में विश्वास रखते थे. लोगों का ये भी कहना है कि शायद 2024 से पहले आप मिडिल क्लास, जो बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, वो उस क्लास को थोड़ा आप भूल गए थे. अब ये जो बजट के दौरान आपने कहा टैक्स ब्रेक्स मिले, अब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आए,
क्या मिडिल क्लास की दोबारा याद सताने लगी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में नंबर सीटों के थोड़े मैं घट गए समझता थे? हूँ परिस्थिति आर्थिक किस प्रकार से डेवलप हुई है उसके आधार पर लाभ देने का काम और हमारी क्षमता बनते रहती है। आप लोग के लिए चुनाव का परिणाम और उसके चश्मे से देखने के एक आपके तरफ से जायज है, आप सोच सकते हैं उस तरीके से। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब मुझे 11 वर्ष हो गए उनके नीचे काम करते हुए, उनके मार्गदर्शन, उनकी सोच को देखने के लिए समय समय पे मुझे अनुभव मिला है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ही गाइडेंस दी है, चुनाव के हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे, देश हित, जनहित और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो हमारी एक पूरी गेम प्लान है उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। कभी भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी निर्णय नहीं लिए। I agree with you to the fact that majority people who vote in this country have chosen the Prime Minister, no doubt. But you also cannot deny the fact that the opposition vote share has increased in the last elections and the BJP has declined. Even in the number of seats, it is reflected. You can't wish it away. You'll have to look at it, address it and analyze it. Navika ji, I never wish away anything. But you will also agree that you cannot deny that soon after that, whether it was Maharashtra, whether it was Haryana, we have swept the election. That's because you fixed Whether the it was election Delhi, system according to the that's opposition. because during the Lok Sabha, they successfully created a fake and false narrative and a little bit of a fear in the minds of certain sections of society, which was completely baseless. And then they saw through this design of the Congress of taking them down the wrong path. And they came out in large numbers in a response to the fakery of the Congress and the India Alliance partners to give them a reply कि आपने हमें भ्रमित किया, गुमराह किया, झूठ बोला। एकमात्र नेता जो आज भी इस देश में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं, जिनके दिल में संवेदना है गरीब के लिए, जिनके दिल में संवेदना है वंचित पीड़ित समाज के लिए, जो वर्षों से कांग्रेस की वजह से पिछड़ा रहा, वो एकमात्र नेता आज जनता समझ गई है, नरेंद्र मोदी। I want to ask you, Mr. Chandrasekharan, you said this was the most difficult time that you and your company have faced. Where were you when you first got the information? On June 12th, on that day, I was in Bombay in my office. I was in an internal meeting when I first heard the news. It was quite shocking and something that is incomprehensible that suddenly you heard. And it took me a few seconds to gather myself, and then immediately I rushed to the airport to fly to Ahmedabad. Did you initially hope that there would be some survivors, or did you from the word go know that it was a bad crash? No, I was like everyone else was hoping that people will survive. You were praying like everyone else. God, what is happening? And somehow you hoped that people will survive because you have not seen the site. You are only hearing stories. So I was only hoping that damage will be there, but that people will survive, or how many will survive. These were thoughts that were going through my mind. You must have read these stories too. There was the Joshi family. The father was settled in London, in UK, was coming back to pick up the wife and their 3 children. Those pictures have been there across social media, across various media, and the entire family was wiped out. I think it is the most horrific
story that you can ever hear. It is such a heart-wrenching situation. It's very, very difficult to console anyone who has lost a mother, a father, a husband, a wife, a son. It is very, very difficult to console. Whatever you may say, it cannot be sufficient enough to console them from this loss. So all I can say is that I grieve with them as much as they do. And when I say this, I mean it for me and all my Tata colleagues. Have you spoken to any of these families? I only so far met the lone survivor, and now we plan to visit as many families as possible myself, and between me and my colleagues, we intend to visit all the families. But now currently our job is to help the families to come down to the Lord, collect the remains, and provide them some grief counseling, and then all the way to the final rites. Were there any red flags? No. Were there any maintenance red flags that had been put out by DGCA? We understand 2 show I have cause seen notices. this. I have seen this record for these aircrafts and the engines and the pilot record. I sat with the team, discussed this, and I didn't see any red flags. Nor did they highlight any red flags. But DGCA has fined you in the recent past, over the last maybe year or so, where there have been several fines that have been put on Air India for different kinds of red flags and maintenance issues. See, there are two things in the airline. One is very core, which is the safety, and there are other things that you have to do. And all I would say is that anything safety related, the first thing after we took over, and there are many things you yourself, there are many makeup issues that are there. Still, there are some IFEs don't work, some seats don't function. Okay, those are customer experience issues. We are trying to sort them out. They are different from safety issues. There have been whistleblowers in the past who have raised many questions about the safety norms followed by Dreamliners. At any stage, have your people raised safety concerns on the Dreamliners to you? See, practically speaking, there has never been a safety concern raised because Dreamliners have been operating globally for a very long time, from I think 2008 or 2009 or something like that. And Air India also procured them much before You bought Air India. we bought Air India. So it was bought most of these. I think when we bought Air India itself, we had 27 Dreamliners. And then we got additional 6 through Vistara. So Dreamliner specific complaint we have not received. So while we have ordered a large number of, in the new orders we have ordered, we have made a lot of order on A350, but we have also got options to buy 787. But there has never been a specific concern on the 787. But all these videos are also surfacing and they are doing a lot of viewing at this point in time. And to those families who have lost their loved ones, what would your message be today? I would only say that we are grieving alongside you. And we want to be with you, and we want to support you in every which way possible and you desire. And we hope we can be with you and you can be part of the Tata family for life. Mr. Naidu, I want to ask you, it seems like from the outside, and this is what people are saying, that we knew this was going to happen and we didn't do anything in time. That is the biggest charge against you. Was the ministry, was the regulator sleeping on the wheel? Is the question people of India ask tonight. No, that is definitely not true in the sense that this was supposed to be happening.
because if you look at the history of how we are doing the operations and how we advise the airlines to do the operations, we do thorough stakeholder consultation with sitting with all the airlines and looking at their schedules very, very in-depth way, and then trying to assign them considering all the aspects. And you have to always remember that the Indian civil aviation is a continuously growing sector. You want to cater for the demand also that is being created. So keeping that in mind, and then you have to keep the safety in mind, and then you have to keep the passenger rights in mind. So compared to all of these are things which the ministry, the regulator, everyone focuses on, discusses deeply with the stakeholders, and then we assign it. And if it comes specifically to this week of distress that we are talking about, this in one way has been initiated by the November 1st flight duty time limitations that have come into place. And why do we do the FDTL? Because we care about the safety of the people. We care about safe operations to happen in the country. We care about the pilot safety, the fatigue that they face. So which is why we have implemented new FDTL guidelines. May I just read out how many flights were cancelled in the month of November itself? It is about 1,232 flights cancelled by Indigo alone in November. 755 of them cancelled due to crew and flight duty time limitation constraints. 1,200 plus flights had been cancelled by this airline only in November. December is when the crisis hit. In November, what was the regulator doing? What was the ministry doing? In November, if you look at the facts properly, there have been certain days where the cancellations were absolutely zero. We have been thoroughly observing the situation, not only for Indigo, we have been observing it for all the airlines. All the airlines, due consultation was done before the implementation, and also the idea was let the airlines also be prepared to do this. So the consultation was going on. In the meantime, when the High Court orders were also passed, we respected the High Court orders. We gave the timelines. That was all in consultation with the airlines. This is the first thing that we have to understand, that in implementation of the FDTL, the airlines was also partner. Don't take away the responsibility of the airlines here. They have to be responsible, accountable in this issue. And if there was a difficulty, then it has to be faced by all the airlines. And within Indigo, you are seeing why I'm trying to mention this point is we have to understand why exactly this has happened. November, you're mentioning certain cancellations. November, there was certain, sir, 1,200 plus cancellations. Two other things. There were certain other issues of the weather issues, and there were also the volcano issue that was happening, which was with their visions were supposed to happen. So there are multiple other issues also which have come in. 755 cancellations only on FDTL in November. Yes, we have given all the chance for Indigo to speak with us on FDTL. They have asked for clarifications. Whatever clarifications we were supposed to give after due consultation, we have given them. Even after that, it was Indigo which has messed up its own internal crew management and crew rostering. This is exactly the point that I want to make. So if Indigo has messed up its internal systems, why are you accommodating them? Every time there is a press release and it says that Indigo has profusely apologized. They don't even know what their internal issues are. They have said so in a press release. They have not appeared before you. Every time the ministry has accommodated them, every time the ministry has relaxed the norms for them, you have given them time till February. You have cancelled and taken back your FDTL norms till such time that Indigo is comfortable. I want to ask you, are we running airlines here for the comfort of the people of India or for the comfort of the profiteering of an airline called Indigo Airlines? Navika ji, let me make it very, very clear once again that the ministry, the government is there for the people and not any company and not any airline or not any other people who are behind this. My friend, you have rolled back FDTL. This is to reboot the roster. Safety has been compromised. This is to reboot the roster. This is not to compromise on the safety. Safety risk assessment has been done, considering the roster that they have, considering the operations with which they are doing. And in the entire process, let me make one point very, very clear, that we are not leaving Indigo at all. They are very accountable. I haven't seen, people haven't seen any action so far. What are you going to do? We from the ministry have advised the regulator
to cut down 10% of the operations. That's not punishment enough. 10% of the operations in the prime routes. There are multiple things. This will act as a deterrent for them. Also to encourage the competition and also to ensure the stability on operations. Able to The tell them charge that, against this the thing- airline is that this was deliberate. They had not prepared for the FTTL. And They I want- always knew they could arm twist the regulator want and the to- government, and they have managed to do precisely that. And I want to get to the bottom of this. Let me tell through you to Indigo or whoever it is. It is not just one airline. Any airline who thinks ministry is just sitting like this and just doing this, it is a strict warning to them. This is going to be an example for all of them and the future to come also, that nobody can take us non-seriously. Will I you want to sack understand. the CEO? Will you sack the If it comes to COO? that, definitely I will do it. I will charge them with all the penalties that is there. Criminal it is not action? only. Definitely I will look into all of those aspects. Whatever I do, one, I want it to be an example that anyone messes with aviation in the future. Anyone who thinks that ministry is just doing things just the way it is going to do, I am going to set an example for that. Second thing, the people who are in distress, I want to do something for them. Is bureaucracy taking a toll on this sector, Mr. Ram Mohan Raidu? And I'm asking you this because the dream of your government was कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई सफर कर सकें. Is it not true? Do you not believe it is true? पर अब ऐसा लग रहा है जैसे we are on a hope and a prayer.